ऐसे देवेंद्र फडणवीस जी अपने बीच उपस्थित हैं। आज सर्वप्रथम हम उनके अभिवादन के लिए अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का स्वागत करें। माननीय संजय जायसवाल। यूं कहें आपको जिन्होंने आमंत्रित किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने मेरा सादर अनुरोध है अपने मीडिया विभाग के श्री अशोक भट्ट जी से कि आप माननीय संजय जायसवाल जी का अभिवादन करें। हमारे बिहार प्रदेश चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी उपस्थित हैं। मेरा सादर अनुरोध है श्री राघु झा जी से कि आप पुष्पगुच्छ हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के माननीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है अपने मीडिया विभाग के राकेश सिंह जी से कि आप भी अभिवादन करें। अपने पाटलिपुत्र के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय रामकृपाल यादव जी हैं। मेरा सादर अनुरोध है श्री पंकज सिंह जी से आप आए और अभिवादन करें। और आप सभी लंबे समय से बिहार की उस लड़ाई को देख रहे हैं, उस लड़ाई का साथी आज अपने बीच मौजूद है। तो ऐसे साथी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और आपके बीच बाधा न बनते हुए मेरा सादर अनुरोध है कि बिहार के पत्रकार मित्रों को आप संबोधित करें। माननीय देवेंद्र फडणवीस। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद जी, आदरणीय रामकृपाल यादव जी, भाई संजय मयूख जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया बहनों भाइयों, सबसे पहले आप सभी का मैं इस मीडिया सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहली बार आप सभी से मुखातिब होने का अवसर मुझे मिला है, तो अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि आपकी कृपा भी मेरे ऊपर होगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सिर पर है और जल्दी ही शायद उसकी घोषणा भी होगी, और उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझे यहाँ पर पार्टी के साथ मिलकर काम करने का मौका दिया। पहली बार बिहार में मैं इस प्रकार का कार्य कर रहा हूं, तो मुझे विश्वास है कि
कई नई चीज़ें यहाँ मुझे सीखने को मिलेगी और हमारे सभी पदाधिकारियों के साथ काम करने का आनंद आएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और लगातार जनसेवा के कार्यों के माध्यम से लोगों को मदद करने का प्रयास और बिहार को विकास की डगर पर ले जाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। विशेष रूप से देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिलकर बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से बहुत काम किया है। और अगर हम लालू जी के राज से इसकी तुलना करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं वो बहुत ही स्पष्ट रूप से इस विकास की गाथा को हमारे सामने रखते हैं। भारत एक विकसनशील इस प्रकार का देश है और सभी सरकारों के सामने चुनौतियां तो होती है, यहाँ पर भी होगी, किंतु अपने संसाधनों के माध्यम से हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, ये बहुत महत्व का होता है। और आज देश में कोरोना जैसी महामारी के समय जिस प्रकार का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी ने हमें दिया है और विशेष रूप से महामारी के समय भी चुनौती को अवसर में परिवर्तित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत इस अभियान, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार, ये जो एक योजना आदरणीय मोदी जी ने और उनके नेतृत्व में बिहार में नीतीश जी की नेतृत्व की, सुशील जी की नेतृत्व की सरकार ने यहाँ शुरू की है। मेरा विश्वास है कि कोरोना की महामारी के बाद जो चुनौतियाँ आने वाली है उसकी पूरी तैयारी और उसको अवसर में बदलने का पूरा काम इस पैकेज के माध्यम से हो रहा है। भारत के इतिहास में, और केवल भारत ही नहीं, तो जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, ऐसी सारी विकसनशील राष्ट्रों के पूरे इतिहास में इतना बड़ा विकास का पैकेज इससे पहले कभी तैयार नहीं हुआ। और पहले पैकेजेस तैयार होते थे पर कागजों पर होते थे। मोदी जी ने 2014 से लेकर आज तक जितनी घोषणाएं की, जितने कार्यक्रम हाथ में लिए, जितनी योजनाएं बनाई, सारी जमीन पर वास्तविकता में बदली और लोगों को उसका फायदा मिला। और मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये जो पैकेज है, इसके माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे किसान हो, खेती में काम करने वाले मजदूर हो, हमारे बेरोजगार युवा हो, हमारे छोटे उद्योग हो, हमारे मछुआरे हो, हमारे कपड़ा बीनने वाले कर्मचारी हो, ऐसे सभी को बहुत बड़े पैमाने पर सुविधा भी मिलने वाली है और नया मार्केट भी मिलने वाला है। विशेष रूप से किसानों को मार्केट से जोड़ना, किसानों के लिए एक बड़ा बृहद बाजार तैयार करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसको कनेक्ट करना, उसके लिए किसान रेल शुरू करना, ऐसी कई चीज़ें जो हो रही है। हमारे जो प्रवासी मजदूर
आए उन लोगों के लिए उनके हाथ को काम मिले, इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए की नरेगा की योजना कि जिसके माध्यम से किसी का भी हाथ खाली न रहे, ऐसी कई चीज़ें मोदी जी के माध्यम से हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि लोग भी इस बात को जानते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में वही सरकार बिहार को आगे ले जा सकती है जो मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगी, इन योजनाओं को अपने लोगों तक पहुंचाएगी, न कि वो सरकार जो केवल केंद्र सरकार के साथ संघर्ष करेगी। जैसा हम बंगाल में देखते हैं कि बंगाल के किसानों को आज भी पीएम किसान का पैसा इसलिए नहीं मिल पाता कि बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री महोदया ने उसकी लिस्ट ही नहीं भेजी। अब नुकसान तो कोई न केंद्र सरकार का हुआ न राज्य सरकार का हुआ, नुकसान तो केवल मात्र किसानों का हुआ। और इसलिए मुझे लगता है कि ये बिहार की जो जनता है निश्चित रूप से फिर एक बार एनडीए पर विश्वास दिखाएंगी। विकास करने वाली, मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली एक सरकार एक बहुत ही ऐतिहासिक मेजॉरिटी के साथ यहां पर वापस चुन कर देगी, ये मुझे विश्वास है। विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार में आज युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन युवाओं को दिशा देने के लिए, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या उससे जुड़ी हुई रोजगार की बातें हो, ये जिस प्रकार से मोदी जी कर रहे हैं तो बिहार के युवाओं का भविष्य ये मोदी जी के साथ में ही उज्जवल होगा। और उसके लिए यहाँ पर एनडीए की सरकार मजबूती के साथ मोदी जी का साथ देगी, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बिहार की इस धरती को नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, माननीय जुबेर जी का लगातार हम लोगों से संबंध बना रहेगा और 2 महीने तो निरंतर रात दिन बना रहेगा। इसके पहले कि आपसे कुछ बात हो, मेरा सादर अनुरोध है अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी से कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के इस मीडिया सेंटर में आप सभी सम्मानित पत्रकारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का, जिनकी चर्चा हम जब वो मेयर थे तब से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में सुनते रहे हैं और आज पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में वह बिहार में पधारे हैं और इस पूरे चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव की दशा और दिशा को एनडीए के पक्ष में 3/4 से ज़्यादा बहुमत से हम जीतें, उसके लिए वह हम सबों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। मैं आज आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे चुनाव संचालन समिति के संयोजक माननीय श्री नित्यानंद राय जी का, हमारे चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक श्री मंगल पांडे जी का। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे दोनों पूर्व अध्यक्षों के नेतृत्व में जो चुनाव संचालन समिति और चुनाव प्रबंधन समिति बनी है और इस कार्य में लगातार उनका जिस प्रकार का सहयोग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए 3/4 से ज़्यादा एनडीए की जीत एक छोटा लक्ष्य महसूस होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीए इस चुनाव में एक इतिहास बनाएगी। धन्यवाद। आप सबको मैं बता दूं कि अभी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी आए हुए हैं, इसके बाद 5:20 में माननीय जेपी नड्डा जी आएंगे और कल अगले 5 वर्ष बिहार के कैसे होंगे इसके बारे में माननीय जेपी नड्डा जी बिहार के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मार्गदर्शन देंगे। कल 11:30 बजे अटल सभागार में उनका कार्यक्रम होगा जिसमें बिहार की
अगले 5 वर्ष कैसे बीतेंगे और आत्मनिर्भर बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, इसकी पूरी एक रूपरेखा वह रखेंगे। और इसके साथ ही वह एक रथ की भी लॉन्चिंग करेंगे जो विभिन्न शहरों में जाकर के जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार से क्या चाहती है उसके बारे में उनके सुझाव लेगी और उन सुझावों पर ही हम अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे। कल आप सब आमंत्रित हैं माननीय जेपी नड्डा जी के बिहार आत्मनिर्भर कार्यक्रम के लॉन्चिंग प्रोग्राम में। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी ने अपने सहयोगियों से सहयोग मांगा और मैं अपने मीडिया के मित्रों से सहयोग मांग रहा हूं कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कार्यक्रम में आप भी व्यस्त होंगे और माननीय हमारे सभी नेतागण भी व्यस्त हैं, लेकिन कुछ वही सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो कुछ कम सवाल हम ले सकेंगे, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। तो एक एक करके आप अपने जगह से हाथ उठा दीजिए। रजनीश जी मीडिया ने एक मुहिम चलाई थी रिया को लेकर और वीडियो भी एक्सक्लूसिव दिखाया था जिसमें वो ड्रग्स ले रही है और जमानत याचिका भी खारिज हो गई है उसकी। तो जो मुहिम है टी मीडिया की पूरे मसले को लेकर खासतौर पर रिया और एक्सक्लूसिव वीडियो को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इस सारे मसले में यहाँ पर लिया है और उसी का एक बहुत बड़ा प्रेशर भी तैयार हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये केस चल रही थी ऐसा किसी को लगता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत इनकी इस मृत्यु के बाद जो शंकाएं उठी है उसका कोई समाधान होगा और कोई न्याय मिलेगा। लेकिन मीडिया की मुहिम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अब सारी कार्रवाइयाँ शुरू हुई है और विशेष रूप से जो ड्रग का एंगल है ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बुरी बीमारी ये ड्रग्स की जो आज दिखाई पड़ रही है और विशेष रूप से बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ दिखाई पड़ रही है, कम से कम इसके कारण इसका भी खात्मा होगा, ऐसा मुझे लगता है। प्लीज चंद्रमोहन नाम सुनते जाइए। अच्छा है आपको कि इस बार बिहार के चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत और कंगना रनौत मुद्दा बनेगी चुनाव के लिए? देखिए, हमारे लिए ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ये बिहार के बेटे जैसे थे, वैसे वे पूरे भारत के बेटे थे और जिस प्रकार से उनकी मृत्यु के बाद अलग अलग तथ्य बाहर आने शुरू हुए तो देश के आम आदमी को ये लगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और तथ्यों को बाहर निकाला जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसी के कारण बात की सारी चीज़ें आपने देखी, अब सीबीआई, एनसीबी, ईडी सारे लोग उसकी जांच कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बाहर आएगी। जहाँ तक कंगना रनावत का सवाल है, वो लगातार वहाँ पर होने वाले अन्याय को उठा रही थी या इस केस के बारे में बोल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ये भूल गई कि उनकी लड़ाई अभी कोरोना से चल रही है, उनको लगा कि अपनी लड़ाई कंगना से चल रही है और इसके कारण ये मसला बड़ा हुआ, उनका घर तोड़ने तक ये मसला पहुंचा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और विशेष रूप से मीडिया की स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, इसको संकुचित करने का काम अगर सरकारें करेगी तो अलोकतांत्रिक होगा। रजनीश जी, मैंने आग्रह किया है, हम बुला रहे हैं। देवेंद्र जी, सवाल ये है कि आप बिहार के चुनाव प्रभारी बनाए गए, आपको लगता है कि 15 साल की ये सरकार जो है एंटी इनकम्बेंसी करते आने वाले चुनाव में होगी और उससे जुड़ा दूसरा सवाल, आपने ग्राउंड लेवल वर्क किया होगा, आपको लगता है कि अभी भी आपका जो पूरा अलायंस है उसमें सब कुछ बिल्कुल सेटल नहीं है, अभी बहुत कुछ सेटल किए जाने की जरूरत है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल के बाद भी लोगों को ये मन में बिल्कुल लगता है कि यही सरकार आनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, चुनौतियाँ बहुत है, कोरोना की महामारी होगी, बाढ़ होगी, सारी चुनौतियाँ हैं, पर जब लोग ये देखते हैं कि इस सरकार का काम और इससे पहले लालू जी की सरकार का काम भी लोगों ने देखा है, तो लोगों को ध्यान में आता है कि ये सरकार प्रयास करके हमारे को न्याय देने का प्रयत्न करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार के पीछे आदरणीय
प्रधानमंत्री मोदी जी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है लोगों के मन में, और विशेष रूप से गरीबों के मन में एक बात बिल्कुल पक्की है कि हमारे को न्याय अगर कोई दे सकता है, गरीबों को, पिछड़ों को न्याय अगर कोई दे सकता है तो मोदी जी है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक डबल फोर्स ये तैयार हुआ है, जिसके कारण बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर जीतेंगे। सर, महाराष्ट्र में लगातार इस तरीके की चीजें चल रही हैं, उद्धव ठाकरे मनमानी कर रहे हैं, मीडिया के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और अभी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पत्रकारों को भी वहाँ अरेस्ट कर लिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैंने तो विधानसभा में भी ये मसला उठाया और मैंने कहा कि महाराष्ट्र में एक प्रकार की ऐसी अवस्था तैयार हो रही है कि कोई सरकार के खिलाफ कुछ कहे नहीं। ये तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सरकार के ऊपर भी किसी को अगर टिप्पणी टीका करनी है वो पूरा अधिकार है। सरकार को लगता है कि बात गलत है तो सरकार उस पर अपना स्पष्टीकरण दे सकती है, पर सरकार के खिलाफ कोई कहता है इसलिए हम उसको जेल में डालेंगे, उसके ऊपर अलग अलग आरोप लगाएंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले नहीं हुआ। इसलिए मैंने परसों ये कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास की ये सबसे डरपोक और अलोकतांत्रिक सरकार है। सौरभ प्लीज रुक जाइए। सौरभ, केवल जी ये बताइए कि आपके सहयोगी सरकार पर और जो तंत्रिया पर आपको लगता है कि ये आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका कारण ये है कि देखिए, अलग अलग दल जब होते हैं तो अलग अलग दलों की अपनी अपनी कोई विचारधारा होती है, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, कई बार उसको प्रकट किया जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई अलग होने वाला है। देखिए, अगर सारी चीज़ें हम तीनों दलों की सरीकी होती तो एक ही दल होता, तीन अलग अलग दल तो नहीं होते। तो इसलिए तीन दल है, अपनी अपनी बातें, लेकिन बैठकर सुलझाने की परिस्थितियां हैं। किसी को कुछ लगता है तो बैठकर वो सुलझाया जाएगा और बिल्कुल एनडीए जो है मजबूती के साथ, हाँ हमारे पास आने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, जाने वाला कोई नहीं है, आने वाले हो सकते हैं, उस सबको साथ में लेकर एनडीए बिहार में बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, एक रिकॉर्ड इस प्रकार से हम लोग चुनकर आए। अच्छा बोलिए। फडणवीस जी, जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र में रात के अंधेरे में अपने विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने की कोशिश की थी, अपने गठबंधन से अलग जाकर, क्या वैसी स्थिति बिहार में हो सकती है? कोई आवश्यकता नहीं है। और महाराष्ट्र में भी हमारे मित्रों को हमने नहीं छोड़ा, हमारे मित्रों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, वे चले गए, चुनकर हम आए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो महाराष्ट्र में लड़ी हुई सीटों में 70% सीटें जीती है, जो एक रिकॉर्ड है। लेकिन छोड़ दीजिए, बिहार में उसकी आवश्यकता ही नहीं है, गठबंधन भी मजबूत है और वन साइड चुनकर आने वाला है। रुपेश जी प्लीज। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते। जहाँ तक मेरे यहाँ आने का सवाल है तो मुझे तो ये सारी घटना के पहले ही बता दिया गया था कि आपको बिहार में काम करना है, और ये एक आम आदमी की भावना का मसला है। और जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो तो आम आदमी की भावना का आईना होती है, उसमें उसका प्रतिबिंब उसको दिखता है, और जो आम आदमी की भावना है उसको हम इस रूप में रख रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। मुझे ऐसा लगता है ये चुनावी मुद्दा नहीं है, पर न्याय जरूर दिलाएंगे और न्याय देने तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। सर, अक्सर ये बात कही जाती है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, राज्यों के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन चीजों को लेकर वोट मांगा, आपने कहा कि मोदी के नाम पर जाहिर है आप वोट मांगेंगे, यदि वोट मांगेगी, क्या राष्ट्रवाद भी मुद्दा होगा, क्या धारा 370 भी मुद्दा होगा, क्या राम मंदिर भी मुद्दा होगा? देखिए, राष्ट्रवाद ये हमारी विचारधारा है, ये हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। राष्ट्रवाद तो हमारे खून में है, तो उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। और जहाँ तक 370 का सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे नेता है जो बोलते वो करके दिखाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता था, और हम भी कभी कभी सोचते थे कि क्या हमारे जीवन में जिन चीज़ों के लिए हमने संघर्ष किया वो पूरी हो पाएगी, क्या 370 हट पाएगा,
क्या राम मंदिर बन पाएगा? मोदी जी ने उसको करके दिखाया। अगर ये अचीवमेंट अगर ये अचीवमेंट है बीजेपी ऐसा मानती है तो श्याम सुंदर जी, ये तो देखिए, ये बताने की आवश्यकता है, लोगों को पता ही है। सर, जिस तरीके से कंगना ने मुंबई को पीओके बताया था, कैसे देखते हैं? शुड कंगना रिफ्रेन फ्रॉम कॉलिंग मुंबई पीओके, किस तरीके से स्टेटमेंट को देखते हैं? देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुंबई को पीओके नहीं कहा जा सकता। मुंबई एक देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई एक सपनों का शहर है। दुनिया भर से, देश से लोग वहाँ आते हैं और अपने सपने पूरे करते हैं, इसलिए उसको पीओके कहना गलत था। कंगना ने भी उसके बाद ये कहा कि मैंने मुंबई को नहीं कहा, चलाने वालों को कहा, जो लोग सरकार चलाते हैं उनको कहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सर, बिहार की राजनीति में एक चीज कहा जाए कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार ने एक निर्णय लिया जिससे स्वर्ण समाज में नाराजगी है। निर्णय ये था कि दलित परिवार के किसी भी घर से व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो उनके घर से व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, तो कैसे उस नाराजगी को खत्म? देखिए, मैं आज ही यहाँ आया हूँ तो सारे निर्णयों की जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह दूँ, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र की राजनीति करता हूँ, पार्टी ने मुझे बिहार भेजा है, तो अभी आप लोगों के साथ मिलकर सारी चीज़ें जब पता चलेगी तो शायद 1-2 पत्रकार परिषदों के बाद आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। एक महिला ने हाथ उठाया है, मेरा सादर अनुरोध है आप अपना प्रश्न करें, और आपसे हमने सहयोग मांगा था तो आज के लिए मुझे क्षमा करेंगे। आपसे सवाल मैंने ले लिया है। सौरभ जी, नहीं, रुक जाइए। सौरभ जी, रुक जाइए। बीजेपी के पास है चिराग पासवान की पार्टी, जबकि जेडीयू से दूर है, तो एनडीए का जो बिहार में अलायंस है उसको लेकर के चिराग पासवान की पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, पार्टियां कोई ट्वीट पर थोड़ी चलती है। पार्टियां तो आपस में बातचीत करके चलती है, और मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये हो सकता है कि किसी के विचार कुछ अलग हो या किसी एक मसले पर किसी को कोई अलग बात लगती हो। ये सारी चीज़ें बैठकर ख़त्म हो सकती है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोकसभा के समय हमने अलायंस किया, ये सबसे डिफिकल्ट अलायंस था। बीजेपी स्वयं इतनी सीटें जीतने के बाद इस प्रकार का अलायंस कर पाई, तो इसका सीधा मतलब है कि अलायंस किया जा सकता है, सभी लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है, और मेरा विश्वास है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। धन्यवाद। बोलिएगा। पहला सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था, आपके सवाल से मुझे सब पता चल गया। मित्र, क्यों आप चिंता कर रहे हैं? नहीं, आप पूछने नहीं दे रहे थे, ये गलत है, ये भेदभाव है। आप सवाल उनको नहीं पूछने दे रहे सवाल थे। हमने पूछा, लिया। हम पहला सवाल से पूछना चाह रहे मैंने लिया, और आपके सवाल से भी मुझे पता चल गया था, इसलिए आराम से हैं। सवाल तो सवाल होता है, उसमें क्या मैंने मतलब? लिया बॉस, एक सवाल से ज्यादा नहीं ले पा रहे। एक ही सवाल मैं पहला सवाल से पूछना चाह रहा था, आप पूछने नहीं दे रहे थे। रास्ता गेट पर रखने जा रहा है, सब कुछ लोग जा रहे हैं। क्या अभी का जो है चुनावी शांत होगा गया है। जी बताएं। चुनावी आ गया है, अब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, क्या रहेगा तैयारी? देखिए, तैयारी भारतीय जनता पार्टी
सालों भर तैयार रहती है, चुनाव हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमारी संगठनात्मक पार्टी है। संगठनात्मक हमारी रचनात्मक कार्य संगठन के द्वारा हमेशा होता रहता है। तो संगठन हमारी संगठन पूरी तरह हमेशा मुस्तैद रहती है और चुनाव में एनडीए के पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से हम इस राज्य में बनाएंगे। जनता हमारे साथ है। विपक्ष आरोप प्रत्यारोप के अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास का उसके पास उद्देश्य नहीं है। जब वो सरकार में रहा है तो 15 साल जनता उनकी देख चुकी है शासन प्रणाली और व्यवस्था को, इसलिए पूरी तरह से हम मुस्तैद हैं। जनता हमारे साथ है और सरकार बनना तय है। इधर से कोई रास्ता है जाने का? अपने बार से जो बीसी पोर्टल को चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। अब देख रहे हैं कि बिहार में जो वैसे नेता है जो देश भर में जाने जाते हैं, वो अब आकर के विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार में लग गए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र फडणवीस जी आए थे। उन्होंने भी कहा है कि अभी मैं यहाँ की स्थिति के बारे में नहीं पूरा जानता हूँ, धीरे धीरे मैं मीडिया के पूरे सवालों का जवाब दूंगा। हम बात करेंगे, मीडिया प्रभारी हैं। अब चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है, किस तरह से देखते हैं, कैसी तैयारियां हैं? बाहर से जो और नेता आ रहे हैं उनको किस तरह का दिशा निर्देश दिया जाएगा? बाहर से जो नेता आ रहे हैं, केंद्र में हमारी जो काम हुई है, जो योजनाएं चली है, हम सब उसी को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे। बिहार में एनडीए की सरकार ने बेहतर काम किया है और केंद्र की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने बेहतरीन कार्य हुए हैं जो आज़ादी के 70 वर्षों में आज तक नहीं हुए थे। हम सब इन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अभी और कौन कौन से वैसे बड़े नेता हैं जिनको बुलाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? बुलाया गया हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी आ रहे हैं और क्रमशः ऐसे ही जो हमारे बड़े नेतृत्व के लोग हैं वो धीरे धीरे चुनाव में भाग लेंगे। चूंकि कोरोना काल है इसलिए बहुत खुल के नहीं, लेकिन लोग हमारे नेता धीरे धीरे आएंगे। तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि जो चुनावी समर जो है, चुनाव अब जो है खुल करके हर पार्टी उसमें दिखाई दे रहे हैं कि तैयारी उनकी पूरी है और हर पार्टी अपने लेवल से अपनी पूरी तैयारी कर रही है। अब देखना होगा कि विधानसभा का जो चुनाव है, कौन सा पासा, कौन सा मुद्दा किस के काम आएगी और इस बार विधानसभा के चुनाव में कौन सी पार्टी या उसके सहयोगी दल ज़्यादा सीटें लाती हैं और फिर से सरकार बनाएगी, यह तो वक्त बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीत की रिपोर्ट।